हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ज्योग्राफी में कल जहाँ पहुँचे थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम भारत में देखेंगे भारत की नदियों के बारे में, जिसमें मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ भारत में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब भारत में अगर ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है। लंबी और बड़ी में डिफरेंस है। लंबी मतलब लंबाई में बड़ी लंबी और बड़ी मतलब प्रवाह में बड़ी। अगर पानी ज्यादा कैरी करके कोई नदी अगर चल रही है तो वो बड़ी में आती है। आज विश्व की 9वीं और 10वीं नंबर पे भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह निकलती है मानसरोवर तिब्बत से और चाइना होते हुए भारत में इंटर करती है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं मानसरोवर। ठीक है। यहीं पे एक ग्लेशियर भी है जिसका नाम है चेमायुंडुंग ग्लेशियर। अब देखो, चूंकि भारत में हिमालय जो श्रृंखला है, यह श्रृंखला जम्मू कश्मीर से होके अरुणाचल प्रदेश से होके समुद्र के भीतर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी फैली हुई है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी एक सर्वोच्च पर्वत है जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक। ये भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। ठीक है। अंडमान निकोबार का सर्वोच्च पर्वत आप बताइए। मानसरोवर झील से निकलती हुई जब ये तिब्बत में बहती है तो इसको बोलते हैं यहां सांगपो। इसको भी आप याद रखें। स्थानीय भाषा में चाइना में भी इसको एक और नाम दिया गया है जाकपू। 1 नंबर का क्वेश्चन, दोनों नोट कर लें, सांगपो और जाकपू। अगर हम डायरेक्शन की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये अपने डायरेक्शन में काफी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। शुरुआत में यह उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेवल करती है और फिर ये मुड़ती है और ये पूर्व की ओर ट्रेवल कर रही है। देखिए, ठीक है। और अंत में जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तो ये आपको स्टेट दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद इसकी मूवमेंट जो होती है ये पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा रुक जाता हूं, एक बार या स्क्रीनशॉट भी आप लोग से दे सकते हैं। अब देखो, पेपर में कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो इसकी डायरेक्शन में इतने चेंजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के कारण हो रहे हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नामचा बरवा। काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है। और नामचा बरवा से इसकी डायरेक्शन में काफी चेंज होता है। ये हिमालय का अंतिम पूर्वी, ठीक है, श्रृंखला का एक पार्ट है नामचा बरवा। फिर अगर हम आगे देखते हैं, जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अब देखो यहाँ पे जगह न होने के कारण मैं इसको यहाँ पे दर्शा देता हूँ। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये नदी दिहांग नाम से, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बताओ, आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप आंसर देंगे दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है असम। ठीक है, असम, असोम वर्तमान में नाम। असोम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। इंपोर्टेंट। ठीक है। दिहांग में इससे 2 नदियां मिलती हैं, जिसमें एक प्रमुख नदी है लोहित। इंपोर्टेंट। ठीक है, इसको भी आप बना लो, इसको फटाफट नोट करते जाएं।
दिहांग के ही अपोजिट एक नेम है दिबांग। दिबांग देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग से सिर्फ दो नदियां मिली, दिबांग और लोहित। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं, ये एक पर्टिकुलर जंक्शन है और इस जंक्शन के बाद ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पूछेंगे, दिहांग और दिबांग के बाद, सॉरी, दिबांग और लोहित के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यहाँ पे एक दर्रा है, पास है, ठीक है, और इस पास का नाम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए मेंशन करके, ए, जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। इसको भी आप नोट कर ले, ए से मेंशन कर ले सकते हैं आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बांग्लादेश। अब ये नदी बांग्लादेश में इंटर करने वाली है। ठीक है, चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी है, जिसका चाइना में भी काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चाइना में इसमें बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है, और एक नदी, एक बहुत बड़ा डैम यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे डैम मेंशन कर देता हूं, ठीक है, जिसका नाम है, बी से मेंशन कर देता हूं, थ्री गॉर्ज डैम। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि थ्री गॉर्ज डैम कहाँ है, आप बोलोगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम। अब आपके मन में आ रहा होगा ये हाइड्रोलिक क्या होता है, अपन नोट भी करते हैं। ये साइंस का एक टर्म है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होते हैं, और हाइड्रोलिक सिद्धांत पे हमारी जेसीबी मशीनें भी कार्य करती हैं। तो ये काफी पावरफुल, ठीक है, एक क्लिक करने पर ही पूरा डैम ओपन हो जाता है। तो पूछता है, थ्री गॉर्ज डैम भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम है, आपने इसको याद करना है। ठीक है, अब उसके हम बाद आगे देखते हैं। ये डैम का एक सामरिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी है। ये डैम इतना बड़ा है कि अगर इससे पानी छोड़ा जाए तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश पूरा बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, जिसमें अपनी सैन्य ताकत यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगी। इतनी ज्यादा बाढ़ यहाँ पे आते रहती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर काफी बाढ़ आती है, जिससे जनहानि के साथ धनहानि, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में 2 डैमों का निर्माण हो रहा है। पेपर में पूछ लेगा। यहाँ पर मैं सी और डी से मेंशन कर लेता हूँ, आप लोग भी इसको बना लें। अपर सियांग और डी लोअर सुबनसिरी। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 डैम निर्माणाधीन है, जिनके आप नाम लिखिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखें। अब देखो, जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो क्या बनाती है, ये बनाती है गार्ज और कैनियन। इनको हम इलेबोरेट करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कोई नदी आती है तो अपने साथ काफी मलबा, बड़े बड़े पत्थर, रेत वगैरह अपने साथ लेके आती है। क्योंकि ये काफी बड़ी नदी है तो इसमें काफी ज्यादा स्पीड भी है, प्रवाह भी ज्यादा है, जिस कारण ये पर्वतों को काटती हुई आगे बढ़ती है, या दर्रों को, पास को काटती हुई आगे बढ़ती है, मृदा का अपरदन करती है, डिके होता है, जिस कारण बहुत गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, जिसको हम गार्ज बोलते हैं। ठीक है, और यही घाटियां जब चौड़ी होती है तो एक कैनियन कहलाती है। इसको भी नोट करें। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज और कैनियन भी बनाती है। स्क्रीनशॉट ले। अब देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इससे मिलने वाली कुछ नदियां हैं। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं ई से। ठीक है, एक है जिया भरेली। पूछेगा, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली सहायक नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, या नदी यह है दाएं से आकर
ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, तो उसका नाम है क्या? जिया बरेली। ठीक है, सुबनिसी, एफ से मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं हुई तभी यहाँ पे बना रखा है सुबनिसी। ये इंपोर्टेंट है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पेपर में पूछता है तो आपने नाम लिखना है क्या? सुबनिसी। और अन्य नदियां भी हैं, यहाँ पर लिखता हूं, कामिनी, संकोस। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, जो दाएं से आकर इससे मिलती है। इसको आप लिखते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं असम में। असम में एक इससे नदी आके मिलती है जिसका नाम है मानस। मानस सेंचुरी भी है, मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत में ये एक ऐसा अभयारण्य है, मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो एक नदी के नाम पे है। अच्छा क्वेश्चन। और मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है ये प्रसिद्ध है एक सींगी गैंडे के लिए। यहाँ ऐसा नहीं कि अन्य जीव जंतु नहीं रहते, यहाँ काफी डाइवर्सिटी आपको जीव जंतुओं में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन एक सींगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस, जो इसी नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और मानस जो इसकी सहायक नदी है, ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से होकर गुजरती है। आपने ये भी याद रखना है। गैंडे के बारे में एक बात बता दूं, ये एक सिंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक नाक जिसका ऊपर को उभार आपने देखा होगा, जो बेसिकली जब गर्भकाल में जब गैंडा होता है तो गर्भ में यह एक बाल होता है, जो आप नाक देख रहे हैं, ये बाल होता है। और बाद में धीरे धीरे ये कैराटीन, एक प्रोटीन है, इसमें चेंज हो जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसका शिकार इसी की नाक की वजह से किया जाता है। तो इसको भी आपने याद रखना है, इसको भी आप नोट करें। ठीक है, अब दाएं से इसकी एक दो नदियां हैं, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपने लिखनी पड़ेगी। एक है धनश्री और एक है कपिली। ठीक है, इसको भी लिख ले। ठीक है, अब असम में ही आगे हम देखते हैं। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है जिसको हम माजुली बोलते हैं, सुना होगा आपने। जब नदी अपने साथ काफी ज्यादा मलबा लेके आती है और धीरे धीरे ये मलबा इकट्ठा होने लग जाता है और ये नदी काफी चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, तो बीच वाला, ठीक है, एक भूमि बन गई जिसको हमने द्वीप नाम दे दिया, आयरलैंड। ठीक है, जो संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड, नदी। पूछेगा माजुली, काफी फेमस, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। माजुली द्वीप वर्तमान समय में काफी इसका डिके हो रहा है, क्षरण हो रहा है, क्योंकि नदी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नदी का प्रवाह जो बढ़ रहा है, जिससे माजुली जो द्वीप है वो काफी सिकुड़ता जा रहा है। कई पेपर में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो इससे भी आपने इसको याद रखना है, माजुली के बारे में। असम, ठीक है। अब देखो, जब ये नदी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश अगर हम मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश से असम के बीच, यहाँ पर से देखिए, अरुणाचल प्रदेश से असम के बीच बहती है, तो इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी दोबारा क्लास में ले आता हूँ। आपने नेशनल वाटरवे का नाम सुना होगा, NW, ठीक है, NW1, NW2, NW3, ये नाम आपने सुने होंगे। नेशनल वाटरवे NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, हल्दिया आपने नाम सुना होगा। दूसरा है NW2 साधिया से ध्रुवरी,
या ध्रुवीय पट्टी भी इसको बोला जाता है, इसको भी नोट कर लें। तो NW2 जो है ये सादिया, ठीक है, असम में अरुणाचल प्रदेश का एंड पॉइंट सादिया से लेके ध्रुवी तक, इसका नाम है क्या, ब्रह्मपुत्र। पूछेगा भाई ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र कहां से कहां तक है, सादिया से ध्रुवी। और NW1 NW2 भी लिख लीजिए, NW फिर मैं आपको और भी आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको उदाहरण दिख रहा होगा, ठीक है, ये है सिक्किम, वहां पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सिक्किम भारत का एक ऐसा स्टेट है जो बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता। नोट कर लीजिएगा। जैव विविधता क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर के भीतर जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं 1 वर्ग किलोमीटर के भीतर, तो उसको उस क्षेत्र की जैव विविधता बोला जाता है। भारत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारत का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र आ जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, नाम सुना होगा आपने, और सिक्किम भी, हिमालय भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए सिक्किम भी प्रसिद्ध है। सिक्किम से एक नदी बहती है जिसका नाम है तिस्ता, इसको सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये निकलती है सिक्किम के जेमू नामक ग्लेशियर से, नोट कर लो। और यहीं पे जगह है चेलियामू, सुना होगा चेलियामू का नाम, झील भी है, ठीक है। तो जेमू नामक ग्लेशियर से, चेलियामू से क्या निकलती है, तिस्ता नदी निकलती है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये रिवर निकली और ये रिवर, इतना तो इधर को नहीं आती, ये रिवर जाती है बांग्लादेश से, तिस्ता नदी निकली बांग्लादेश में गई और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिली और क्या कहलाई, पेपर में क्वेश्चन आता है, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रंगपुर। अच्छा क्वेश्चन, कि तिस्ता नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में, किस जगह पर, रंगपुर जगह पर, जो बांग्लादेश का एक औद्योगिक नगर भी है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो असम का जो अंतिम जिला है, ठीक है, इसका नाम है, यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ठीक है, के से ध्रुवरी। 1 नंबर का क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र असम के अंतिम किस जिले में, ठीक है, से बांग्लादेश की प्रवेश करती है, ध्रुवरी, ठीक है। और ध्रुवरी के बाद जो बांग्लादेश का इसका पहला जिला है, बांग्लादेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये है बच्चों गोलपारा, इंपोर्टेंट। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो इसको आपने याद रखना है, क्या है, गोलपारा नामक जिले में, ठीक है। अब देखो बांग्लादेश में, अगर मान लें यहाँ पर बना देता हूँ, बांग्लादेश में ये इंटर की, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, कई बार पेपर में आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जमुना। ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बांग्लादेश है ना, तो इतने क्षेत्र को, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना। और ये जमुना क्या है, ये जमुना भारत की जो यमुना नदी है, वैसे आप याद रख सकते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। अब देखो यहां से आ रही गंगा नदी भारत में, ठीक है, और गंगा नदी भी एक यहाँ पे बैराज पड़ता है, बैराज, ठीक है, जिसको बोलते हैं फरक्का। पश्चिम बंगाल में एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज,
और इस फरक का बैराज से गंगा नदी दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है, जिसकी एक धारा है भागीरथी। कैसे याद करेंगे? गंगा शुरुआत में भागीरथी से नाम से निकलती है देवप्रयाग तक, और अपने अंतिम समय में भी किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी नाम से जानी जाती है। अब देखो, यह है बांग्लादेश, ये आपको दिख रहा होगा। अब जब ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस क्षेत्र को, ठीक है, ये जमुना थी तो मैं यहाँ पर गंगा नदी, अब देखो गंगा नदी प्रवेश कर रही है भागीरथी नाम से, तो इसको बोला जाता है पद्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, याद कर लो। दोबारा बोल देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसका नाम है गोलकुंडा। गोलपारा ब्रह्मपुत्र के लिए प्रवेश जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और गोलकुंडा गंगा नदी का प्रवेश डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एंटर जब करेगी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में करेगी? गोलकुंडा। तो गोलकुंडा यहाँ पर होना चाहिए, मेंशन करेगी। ठीक है, अब थोड़ा मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ। चलो पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जब ये जमुना और पद्मा मिलते हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलते हैं, तो ये कहलाती है मेघना। पूछेगा भाई, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी अपने अंतिम अवस्था में क्या किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम अब देखते हैं, मैंने आपको लोहित नदी के बारे में बताया था। अरुणाचल प्रदेश की नदी है लोहित। लोहित नदी में एक डैम बन रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लोहित नदी में एक डैम बन रहा है, जिस डैम को भूपेन हजारिका नाम से जाना गया है, लोहित नदी पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसे धौला साधिया नाम से भी जानते हैं। भूपेन हजारिका जी, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भूपेन हजारिका जी का संबंध किस चीज से है और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, इसको लिख लीजिए। यह भारत का बहुत लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 9.16 किलोमीटर है। सबसे लंबा नदी पुल 9.16 किलोमीटर, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और छूट रहा है बच्चों। यहाँ पे ये जंक्शन देख रहे हो आप, यहां से आई जमुना, यहां से आई पद्मा। ठीक है, ये जहां पर मिलती है, इस जगह का नाम भी आपसे अगर कभी पूछे तो ये है चांदपुर। मेंशन कर लो, चांदपुर। तो क्या कहेंगे? जमुना और पद्मा चांदपुर नामक जगह के बाद क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब जब मेघना बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है तो ये वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है, जैसे वृक्ष की डालियां होती हैं। ये नदी अपने अंतिम समय में अलग अलग, ठीक है, मार्गों में डिवाइड हो जाती है और बनाती है एक डेल्टा। सुना होगा आपने डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं सुंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अब देखो, इसको नोट कर लो। फिर यहां देखते हैं, ये फरक्का बैराज बहुत इंपोर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। यहां से नदी एक भागीरथी और दूसरा हुगली नाम से डिवाइड होती है। ठीक है, और ये हुगली नदी जाती है वेस्ट बंगाल में। तो पूछेगा भाई, फरक्का बैराज से गंगा नदी दो नदियों में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली।
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप मेंशन करें। और यही हुगली नदी अपने अंतिम अवस्था में ये भी डेल्टा बनाती है, काफी सुंदर, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, सुना होगा। सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है क्या, एक विशेष प्रकार की वनस्पति जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव, बहुत इंपोर्टेंट। मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण भी किया जाता है। इसका संरक्षण 1971 में एक सम्मेलन हुआ था रामसार नामक जगह। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इसको नोट करें। मैंग्रोव वनस्पतियों के कंजर्वेशन के लिए ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसार। एक सम्मेलन हुआ 1971 में, जिसमें कहा गया कि मैंग्रोव वनस्पतियों को संरक्षित किया जाए। अब संरक्षित क्यों किया जाए, ये भी एक मन में क्वेश्चन उठता है। देखिएगा बच्चों, थोड़ा मैं रब कर लेता हूं। मैंग्रोव वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो इस प्रकार बाहर आई होती है। अगर ये तना है तो जड़ें इस प्रकार बाहर आई होती है। और मैंग्रोव वनस्पति काफी डेंस होती है, झाड़ियां टाइप होती है। जब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, तो ये झाड़ियां क्या करती हैं, इन भारत की सीमा में जो डिके हो रहा है, ठीक है, जो लहरों से जो अपर्दन हो रहा है, उस अपर्दन को रोकती हैं और उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोक देती हैं। ये मैंग्रोव वनस्पतियां जिनकी जड़ें बाहर आई होती हैं, क्योंकि ये दलदल, ये एरिया दलदल है जहां मैंग्रोव वनस्पतियां उगती हैं, जिसके लिए एक वर्ड है हिलोफाइट्स। बच्चों मैंने आपको बताया भी था हिलोफाइट्स का संबंध किससे है। ये मैंग्रोव वनस्पति दलदल में पाई जाने वाली वनस्पति से। इनकी जड़ें बाहर आने का कारण क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दलदल में होने के कारण इनमें कमी होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, क्योंकि गीली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये जड़ें क्या करती हैं, अपने को मृदा से बाहर की ओर फेंक देती हैं, जिससे ये वायुमंडल से नाइट्रेट के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आता है बच्चे, नाइट्रेट के रूप में किसको ले लेती है, नाइट्रोजन को ले लेती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंग्रोव वनों के बारे में बताया। मैंग्रोव वन देख लीजिए, रामसार सम्मेलन हुआ था 1971 में, तब से इसको संरक्षित किया गया है। इसकी जड़ें बाहर की ओर आई होती हैं, चूंकि ये गीली रहती हैं, इसकी वजह से कठोर। मैंग्रोव वनों की खासियत होगी कि उसके तने कठोर होंगे, इसको भी याद रखें। जड़ें बाहर क्यों आई, मैंने बोल दिया, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है दलदली क्षेत्रों में, तो इसकी जड़ें वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेती हैं और नाइट्रेट के रूप में चेंज करती हैं। हिलोफाइट्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई परेशानी होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, मैं उसको आपको बता दूँ। ओके, थैंक यू।